Good evening. Good evening to all of you. Myself Dr. Bresh Bhan. आज हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के सेकंड लेक्चर्स में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आता रहता है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स पे आपको बताया था, अगर आप पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर पे यूट्यूब लाइव मेरी क्लासेस जाके देख सकते हैं हमारे चैनल्स पे, CSIR पॉइंट लाइफ साइंस पे। और ये लेक्चर्स फर्स्ट लेक्चर को देखने के बाद ही देखिए तो आपको इजीली बहुत आसानी से समझ में आएगा, अदरवाइज आपको फोटोसिंथेसिस को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। गुड इवनिंग और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप लोग को मैं एक एक करके बताऊंगा। अभी आपने वाईके कमांडो जी, आपका जो वाई दिख रहा है इस पे वाईके कमांडो लिखा हुआ है, आपने पूछा रेडियो ट्रेसर टेक्निक क्या है, तो डोंट वरी, आई विल टेल यू कैसे रेडियो ट्रेसर टेक्निक का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। अभी लेक्चर्स में आएगा, ठीक है। तो अभी आप बेसिक्स सीखें, पिगमेंट मॉलिक्यूल क्या है, लाइट क्या है। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, अभी क्लास को बस सुनते जाइए, अभी सब टेक्निक्स आएंगी। क्वेश्चंस खत्म, टॉपिक एक बार खत्म हो जाने दीजिए। CSIR से रिलेटेड, PhD THD से रिलेटेड, फोटोसिंथेसिस से कोई भी क्वेश्चन होगा ना, हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा आपको, ठीक है। और सब बताऊंगा रेडियो ट्रेसर टेक्निक कैसे काम करती है, कैसे कैल्विन साइकिल में इसका रोल है, कहाँ कहाँ सारी चीजें बताऊंगा ट्रेसर टेक्निक का, ठीक है। डोंट वरी, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फर्दर आगे अगले क्लास के बारे में। कल की क्लास समझ में सबको आई? अगर जिनने भी क्लास नहीं देखी है जाके यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, वीडियो अपलोड है, उसको जरूर देख लीजिएगा, तो आपको इजीली आसानी से समझ में आ जाएगी। और हम लोग कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं, सुबह की क्लास चल रही है ब्रायोफाइट्स की, उस क्लास को जरूर करें आप। अंकित सर आप लोग को पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे TGT PhD जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग CSIR की तैयारी कर रहे हैं, TGT PhD की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग फिजियोलॉजी जरूर पढ़ें, उसमें आपको पूरे टॉपिक्स कवर होते रहेंगे, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो फिर आज की क्लास स्टार्ट किया जाए। चलो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस को आगे बढ़ाते हैं। कल जो मैंने बताया था आपको, अगर आपको ध्यान हो, कल मैंने आपसे चर्चा की थी, तो उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज फिर से आगे बढ़ाता हूँ। कल हम लोगों ने बात की थी, तो देखा था आपने, फिर क्यों नहीं चल रही? बटन ये तो नहीं था इसमें। इस पे चेक कर लिए। उस पे चेक हो गया सही। उस पे नहीं कर रहा है क्या? उसको फिर से ओपन करके देखिए। हाँ जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। What happens? एक मिनट, एक मिनट। क्या हो गया? अच्छा,
रिकॉर्डिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या? चेक करते हैं एक बार। इरेज ऑल। चलो आप लोग देखो, आज जो मैं बता रहा था फोटोसिंथेसिस के बारे में, आज हम लोग बात करेंगे। पिछले लेक्चर से हम लोगों ने बात किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में बात किए थे हम लोग। पिछले लेक्चर से हम लोगों ने बात की थी फोटोसिंथेसिस के बारे में, और आप लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर से हम लोगों ने बात किया था फोटोसिंथेसिस में कि इसके बारे में मैंने आपको बताया था, डेफिनेशंस की बात की थी। डेफिनेशंस के बारे में मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशंस क्या है। इसके बाद मैंने आप लोगों से चर्चा की थी, इसके बाद कंपोनेंट की बात की थी, कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात की थी। कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस की जब बात मैंने की थी, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई थी, इसी में चर्चा कर रहा था। सबसे पहले हमको मैंने बताया था लाइट, लाइट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस अगर करना है तो हमें चाहिए लाइट के बाद पिगमेंट मॉलिक्यूल, पिगमेंट मॉलिक्यूल मैंने बताया था, पिगमेंट मॉलिक्यूल यानी क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल। तीसरा मैंने आपको बताया था वाटर की जरूरत पड़ती है। चौथा मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस के लिए कि चौथा हमको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ये कंपोनेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। इसके बारे में मैंने डिटेल से चर्चा करूंगा एक एक कंपोनेंट के बारे में। इसके बाद मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की हम लोग बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। तो इसमें हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में बताया था मैंने आपको दो तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ O2 इवोल्यूशन, ऑक्सीजन इवोल्यूशन के बेस पे फोटोसिंथेसिस को फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक आपका डिवाइड किया जाता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक, और दूसरा मैंने आपको बताया था एनॉक्सीजेनिक, एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। ऑन द बेसिस ऑफ O2 इवोल्यूशन, ऑक्सीजन के इवोल्यूशन के आधार पे फोटोसिंथेसिस को फर्दर डिवाइड किया गया है कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक और एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के अंदर हम पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर हम पढ़ते हैं यूकैरियोट्स को पढ़ते रहते हैं, यूकैरियोटिक सेल को पढ़ते रहते हैं, यूकैरियोटिक सेल को पढ़ते रहते हैं। और एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के अंदर हम क्या पढ़ते रहते हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स को पढ़ते हैं, प्रोकैरियोट्स की पढ़ते हैं। तो ये सब मैं आपको बातें बताया था जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, और एक एक करके इसी क्रम में हम लोग जानेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कहाँ पे होती है, और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या होती है, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या होती है, और फिर मैं कंपोनेंट की बात करूंगा। फिर मैंने एक बात की थी आपको, प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की मैंने बात की थी, प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात की थी, प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात की थी, फोटोसिंथेसिस की बात की थी। तो इसमें मैंने आपको बताया था प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बताया था कि इसका मेन प्लेस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट रीजन में होता है। ये भी मैंने आपको चर्चा की थी। और क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताया था दो पार्ट होता है, एक आपका होता है ग्रेना, दूसरा आपको मैंने बताया था स्ट्रोमा के बारे में बताया था, स्ट्रोमा बताया था। ग्रेमा में मैंने आपको बताया था लाइट रिएक्शंस होता है, लाइट रिएक्शंस होता है, लाइट रिएक्शंस। और स्ट्रोमा के अंदर मैंने आपको बताया था डार्क रिएक्शंस होता है, डार्क रिएक्शंस होता है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में चर्चा किया था कि आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर्स क्या होता रहता है, इसके बारे में हम लोगों ने बातें की थी कि कैसे ये काम करता रहता है, और हम लोगों ने इसके बारे में पिछले लेक्चर से चर्चा की थी। तो आगे हम देखते हैं, आज हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ग्रेना, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बताया था
कि मेन रिएक्शंस क्या होता है। देखिए C6CO2 प्लस 12H2O प्लस 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 18 ATP। फिर मैंने आपको बताया था 12 NADPH, एरो करके मैंने बताया, इस पे लाइट पड़ती रहती है। स्लाइड शेयर करने में लगा, देखिए फिर मैंने आपको बताया था कि लाइट पड़ती है और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, और प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा C6H12O6 प्लस मैंने आपको बताया था 6CO2, ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज रहती है, ऑक्सीजन निकलती रहती है, और प्लस क्या होता है हमको 18 ADP प्लस 12 NADP। ये हमारी एक्चुअल रिएक्शंस थी जिसमें मैंने आपको चर्चा किया था, क्या क्या बता दिया हूँ। देखो आप लोग एक बार से रिपीट करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने बताया था कि आपको ये बात मैंने आपको बताई थी इस रिएक्शंस में कि कैसे ये वर्क करता रहता है। देखो हमने आपको बताया कि 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 18 ATP 12 NADP। यानी अगर आपको फोटोसिंथेसिस करना है तो फोटोसिंथेसिस में फूड मटेरियल क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है आपका, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है जो C6H12O6, यानी पौधा फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसका आउटपुट यही बनेगा। अगर उसको फोटोसिंथेसिस करना है तो उसको क्या चाहिए, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल वाटर्स, 18 ATP चाहिए, 12 NADPH चाहिए, और लाइट चाहिए, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल चाहिए, और भोजन बन के तैयार क्या हुआ, C6H12O6 तैयार हुआ। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होती है, फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, रिलीज होती रहती है। इसी ऑक्सीजन के रिलीज होने के आधार पे फोटोसिंथेसिस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस और एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है। जहां पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, जहां पे ऑन द बेसिस ऑफ O2 इवोल्यूशंस, इसी के आधार पे फोटोसिंथेसिस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस और एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है। तो आपको देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, लाइट, पिगमेंट मॉलिक्यूल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, इसके कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। और देखिए आपको देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एटीपी, और आपका क्या हो रहा है, NADP, लाइट और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रही है। इस तरह से आप देख रहे हो आप लोग कि फोटोसिंथेसिस का एक क्या है, एक आइडियल इक्वेशन ये है जिसमें, और फिर मैंने आपको बताया था जो पिछली क्लास थोड़ी सी रिपीट करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि चीजें आपको समझ में इजली आ जाए। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए मैंने आपको बताया था, एक CO2 को फिक्स करने के लिए हमने कितना ATP बताया था, 3 ATP की जरूरत पड़ती रहती है, 3 ATP की जरूरत पड़ती रहती है, और 2 NADPH की जरूरत पड़ती रहती है, NADPH की जरूरत पड़ती रहती है, और मैंने बताया था 2 मॉलिक्यूल हमें चाहिए, 2H2O की जरूरत पड़ती रहती है। ये बात मैंने आपको बता दिया था ना। तो आपको ये जो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए एक CO2 को फिक्स करना है, क्या करना है, एक CO2 को फिक्स करना था। अभी हमने क्या किया, 6 CO2 को फिक्स करना है, 6 CO2 को फिक्स करना है। अब मेरे को बताओ क्या क्या चाहिए 6 CO2 को फिक्स करने के लिए। 6 CO2 के फिक्स करने के लिए हमको कितना ATP चाहिए, 18 ATP चाहिए। सब लोग को समझ में आ रहा होगा, 18 ATP चाहिए। और कितना हमको चाहिए वाटर मॉलिक्यूल, 12H2O चाहिए। कितना हमको NADP चाहिए, 12 NADP चाहिए, 12 NADPH चाहिए, चाहिए ना, देखिए 12 NADPH चाहिए। तो आप देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स के लिए 3 ATP, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए हमको कितना चाहिए, 2 NADPH2 और 2 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा, देखो भाई इस तरह से आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए हमने क्या किया, 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए हेक्सोस शुगर बनाने के लिए हमको 18 ATP, 12H2O चाहिए, 12H2O चाहिए, और कितना NADP चाहिए, 12 NADP चाहिए। तो देखो ये आपको दिख रहा है कि नहीं, 12 वाटर मॉलिक्यूल, 18 ATP, 12 NADPH, 4 है कि नहीं, और 6 कार्बन का जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन तो यही एग्जाम के लिए हो गया। जब भी आप CSIR का एग्जाम देते हैं,
कई बार पूछा एक बार कि 3 कार्बन कंपाउंड जो ग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट है 3PGA, उसको फिक्स करने के लिए कितने एटीपी की जरूरत पड़ती है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं अभी पूछूंगा आपसे, बताइएगा। आगे आता हूं। जैसे बोला आपसे, एक बात समझ लीजिए आप कि एक कार्बन डाइऑक्साइड पर 3 एटीपी चाहिए और मैं बोलूं 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3PGA, एक कंपाउंड का मैं नाम लिख रहा, सभी बताओगे मेरे को 3PGA, इसको फिक्स करने के लिए कितना एटीपी चाहिए? सभी रिस्पांस करो। 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को फिक्स करने के लिए कितना एटीपी चाहिए? आपको पता होना चाहिए। अगर इसका क्वेश्चन ये CSIR में यही क्वेश्चन आया हुआ है, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को फिक्स करने के लिए कितने एटीपी की जरूरत पड़ती है? तो आप कुछ लोग बता रहे हैं 9 एटीपी, राहुल जी बता रहे हैं 9 एटीपी। तो देखो कैसे, पहले इसको, इस क्वेश्चन का जवाब कैसे आप जानेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको बताया कि ये कितने कार्बन का है, बताओ। ग्लिसरॉल्डिहाइड कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। आपको ये भी पता हो गया 3 कार्बन का फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड होता है। अगर 3 कार्बन को, एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 3 एटीपी, एक कार्बन को फिक्स करने के लिए कितना एटीपी? 3 एटीपी। एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 3 एटीपी चाहिए। और यहाँ पे देखो 3 कार्बन को फिक्स करने के लिए कितना चाहिए? 9 एटीपी, 9 एटीपी चाहिए। कितना NADPH2 चाहिए बताओ आप लोग मेरे को, रिस्पांस करो। NADP कितना चाहिए? 6 NADPH चाहिए। कितना वाटर मॉलिक्यूल चाहिए बताओ आप लोग, कितना चाहिए? 6 H2 मॉलिक्यूल चाहिए। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? बस इतना सा आपको जान लेना है कि जिस कार्बन कंपाउंड को फिक्स करना है उसको कितने कार्बन का है। अगर ये बात आपको पता हो गई तो आप बता सकते हो कि एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 3 एटीपी, तो 3 कार्बन को फिक्स करने के लिए 9 एटीपी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत PGT, TGT और CSIR में आता है। CSIR में यही क्वेश्चन आया था, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को फिक्स करना है तो कितनी एटीपी की जरूरत हमको पड़ेगी। और वो एटीपी कितना हो गया आपको? 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड को फिक्स करना है, 3PGA को फिक्स करना था, तो हमको पता हो गया हमको चाहिए कितना? 9 एटीपी और 6 NADPH और 6 H2। ये CSIR का क्वेश्चन है, CSIR में क्वेश्चन आया हुआ है। पेपर सॉल्व करके देखिएगा आप लोग को एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल अब मैं आपको फिर से रिपीट करते हुए आगे बढ़ता हूं। मैंने आपको बताया था कि प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में, ग्रीन प्लांट्स में होती है। और क्लोरोप्लास्ट में 2 स्ट्रक्चर होती है, ग्रेना होती है, दूसरा क्या होता है? स्ट्रोमा होता है। ग्रेना के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन। और स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होता है? डार्क रिएक्शन होता है। ये सब हम लोगों ने कल चर्चा किया था। अभी हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो आप लोग। मैं अब बात करता हूं, कल मैंने आपसे चर्चा किया था, एक चर्चा फिर मैंने की थी क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर्स की बात मैंने की थी। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक आपका होता है ग्रेना, दूसरा आपको मैंने बताया था दूसरा पार्ट होता है स्ट्रोमा होता है। ग्रेना और स्ट्रोमा। फिर मैंने आपको बताया था कि ग्रेना का स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताई थी, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और आपने इसके अंदर देखा था, मैंने आपको बताया था कल मैंने इसके बारे में चर्चा की थी कि ये क्या है आपका, इसको मैंने आपको चर्चा किया था स्टैक ऑफ थाइलेक्वार्ड्स। देखिए ये क्या है? स्टैक ऑफ थाइलेक्वार्ड्स, इसे कहते हैं स्टैक ऑफ थाइलेक्वार्ड। मैंने कहा स्टैक ऑफ थाइलेट का मतलब क्या होता है? कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ये कई थाइलेक्वार्ड जब मिल जाती है, स्टैक ऑफ थाइलेक्वार्ड जो होती है, इनको यूनाइट रूप से क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। मैंने कल बताया था ग्रेना कहते हैं, ग्रेना। तो ग्रेना क्या होता है? ग्रेना कंसिस्ट ऑफ मेनी थाइलेक्वार्ड लैमली। कई थाइलेक्वार्ड मिल जाती हैं तो किसका निर्माण होता है? ग्रेना का निर्माण होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये ग्रेना और ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, इसे कहते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। और मैंने आपको बताया था ग्रेना के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है? लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शंस होता है।
और मैंने आपको बताया था स्टोमा के अंदर कौन सा रिएक्शन होता रहता है, डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है। मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, आपको डार्क रिएक्शन होता रहता है। फिर मैंने आपको बताया अगर आप एक थाइलेक्वाइड को अलग कर लोगे, एक थाइलेक्वाइड को अलग कर लोगे, ये एक थाइलेक्वाइड है, सिंगल थाइलेक्वाइड, सिंगल थाइलेक्वाइड। अगर सिंगल थाइलेक्वाइड को आपको अलग कर लोगे, स्टैक आप सिंगल थाइलेक्वाइड को, तो सिंगल थाइलेक्वाइड क्या मैंने बताया था, कंसिस्ट ऑफ मेनी क्वांटासोम। क्वांटासोम, क्वांटासोम क्या है, एनर्जी पैकेट है, पैकेट ऑफ एनर्जी। क्वांटासोम क्या कहते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं। और आपको मैंने आपको बताया था कि अगर बात करोगे आप तो क्वांटासोम होता है, इसका मतलब सिंगल थाइलेक्वाइड क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मेनी क्वांटासोम होता है। इसमें मैं आपको क्वांटासोम दिखा दे रहा हूं, देखो ये क्या है, क्वांटासोम, क्वांटासोम। और इसके बाद क्या होता है, अगर ईच क्वांटासोम जो होता है, ईच क्वांटासोम क्या होता है, कंटेन मेनी पिगमेंट मॉलिक्यूल, पिगमेंट मॉलिक्यूल रखता है, पिगमेंट मॉलिक्यूल को रखता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक क्वांटासोम को अलग कर दोगे, एक क्वांटासोम को आप अलग कर दोगे, क्वांटासोम को अलग कर दोगे एक क्वांटासोम के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, क्वांटासोम। अगर क्वांटासोम को अलग करोगे तो इसके पास के अंदर क्या होगा, पिगमेंट मॉलिक्यूल, पिगमेंट मॉलिक्यूल। तो कल हमने चर्चा किया था कि सबसे बड़ी, मैंने कहा था सबसे ज्यादा क्या, सबसे बड़ी यूनिट क्या है, ग्रेना है। ग्रेना कई थाइलेक्वाइड लैमेली से मिलकर बनी होती है। देखो ग्रेना क्या होती है, स्टैक ऑफ थाइलेक्वाइड लैमेली से मिलता है। और एक सिंगल थाइलेक्वाइड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे क्वांटासोम्स होते हैं, मेनी क्वांटासोम्स होते हैं। और एक क्वांटासोम के अंदर मेनी पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं। यही पिगमेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। यही पिगमेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। अब ये पिगमेंट मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो जब स्टडी किया गया तो कहा गया कि क्वांटासोम, अगर पूछे क्वांटासोम क्या है, तो ये क्या है, एनर्जी पैकेट है। पार्क एंड बिगिंस, पहली बार जिस वैज्ञानिक ने नाम दिया था उनका नाम था पार्क एंड बिगिंस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम यूज द टर्म क्वांटासोम, पार्क एंड बिगिन, ये टीएसटी पीएचडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी एग्जाम देंगे आप लोग, पार्क एंड बिगिन हैज गिवन द फर्स्ट टाइम द टर्म क्वांटासोम, दैट इज द एनर्जी पैकेट। ये क्या है, एनर्जी पैकेट है। चूंकि बाद में स्टडी किया गया थाइलेक्वाइड लैमेली के अंदर, तो देखा गया क्वांटासोम लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखती है, हमको डायरेक्ट क्या होता है, पिगमेंट मॉलिक्यूल दिखता रहता है। ये चर्चा हम आगे करेंगे आपको। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर के बारे में आपसे चर्चा की थी, ठीक है। ये बात भी होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। सबको समझ में आया, रिस्पॉन्स करो, सबको समझ में आया, बताओ मेरे को आप लोग, रिस्पॉन्स करो, सबको समझ में आ रहा है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर्स। चलो सबको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, आगे मैं बढ़ता हूं। पिछली स्लाइड पे देखो आपको दिखा दिया, ये मैंने आपको बताई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर पहला वाला हम कंपोनेंट लेते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं आपका पिगमेंट मॉलिक्यूल। अब हम लोग चर्चा करेंगे पिगमेंट मॉलिक्यूल क्या होता है। पिगमेंट मॉलिक्यूल, अब हम एक एक चर्चा करेंगे, एक एक को उठाएंगे। पहले हमारे पास कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस में क्या क्या थे, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, पिगमेंट मॉलिक्यूल, इन चारों को हमने यूज किया था। अब एक एक कंपोनेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पिगमेंट मॉलिक्यूल का रोल क्या होता है, तो ये क्या होता है, पिगमेंट मॉलिक्यूल क्या करता है, लाइट एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है, लाइट एब्जॉर्प्शन करता है।
ये लाइट एब्जॉर्प्शन करता रहता है, लाइट एब्जॉर्प्शन। पिगमेंट मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं तो पिगमेंट मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है, दो ग्रुप में बटे होते हैं। एक आपका होता है पिगमेंट मॉलिक्यूल जो होता है इसेंशियल पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं, इसेंशियल पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं इसेंशियल पिगमेंट मॉलिक्यूल। और दूसरा आपका होता है हमारे पास एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है, एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है। दूसरा होता है आपका हमारा एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है, एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है। जो इसेंशियल पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है, इसेंशियल पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है, इसमें बेसिकली डिवाइड किया गया, देखो आपको क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल आता है, इसके अंदर आता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल आते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आते हैं। और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कई तरीके के होते हैं। अगर आप देखोगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के तो ये बेसिकली डिवाइड होता है बैक्टीरियल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, बैक्टीरियल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। फिर आपको पता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी कई तरह का होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आपका देखोगे अब ये एक तरह का होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बी तरह का होता है, क्लोरोफिल सी तरह का होता है, क्लोरोफिल डी तरह का होता है, और क्लोरोफिल ई तरह का होता है। इतने तरह क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए बी सी डी ई रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक ना। बैक्टीरियल एंड ग्रेडियंट्स जैसे इन्होंने बताया है, राहुल कुमार ने बताया है बैक्टीरियल ए बी सी डी और बैक्टीरियल क्लोरोफिल, तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। बैक्टीरियल क्लोरोफिल भी फर्दर डिवाइड होता है, अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है बैक्टीरियल क्लोरोफिल, बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियल क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बी, और ये फर्दर होता है बैक्टीरियल क्लोरोफिल, बैक्टीरियल क्लोरोफिल सी टाइप का होता है। अब हमको ये बात ध्यान रखना है कि बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए बी सी टाइप का होता है और क्लोरोफिल इस तरह से आपको डिवाइड किया गया है। अगर पहले हम तो आपको डिवीजन बता देते हैं, तो ऐसा आपको याद रहना चाहिए कि एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल की बात करेंगे ना, तो इसमें दो तरह का होता है एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल, ये भी दो तरह का डिवाइड होता है। अगर आप देखोगे एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से आते हैं। इसेंशियल पिगमेंट मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं कि ये बहुत ही कंपलसरी है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एसेसरी मींस होता है सहायक, इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, इसकी जरूरत है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक ना। तो आपको इसेंशियल तरह का पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है और एसेसरी टाइप का होता है। इसेंशियल टाइप का जो होता है, इसेंशियल टाइप का जो पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है, इसमें बैक्टीरिया क्लोरोफिल, फिर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई, इतने टाइप आपको जानना जरूरी है। फिर एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं तो फर्दर ये भी दो भाग में डिवाइड होता है। एक होता है आपका, पहला वाला होता है कैरोटीनोइड, कैरोटीनोइड पिगमेंट मॉलिक्यूल, और दूसरा आपके पास होता है फाइकोबिलिन, फाइकोबिलिन होता है, कैरोटीनोइड और फाइकोबिलिन होता है। अब आपको कैरोटीनोइड की जब हम बात करते हैं तो कैरोटीनोइड भी दो पार्ट में बटा होता है, पहले आपको डिवीजन याद होना चाहिए, एक बार डिवीजन आप लोग जान लो। कैरोटीनोइड जो होता है ये लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट होता है, मैं आगे चर्चा करूंगा डिटेल से। कैरोटीनोइड की जब हम बात करते हैं तो फर्दर ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, इसको भी कहते हैं आपको, एक होता है कैरोटीन, दूसरा होता है आपका कैरोटीनॉल, कैरोटीनॉल, कैरोटीनॉल होता है, कैरोटीन और कैरोटीनॉल। कैरोटीन भी फर्दर तीन भाग में डिवाइड होती है, अल्फा, बीटा और गामा टाइप। कैरोटीनॉल भी फर्दर क्या होता है, डिवाइड होता है, जो आपका दो पार्ट में होता है। कैरोटीनॉल का दूसरा नाम क्या होता है, जैंथोफिल,
जैंथोफिल होता है। कैटनॉल भी फर्दर डिवाइड होता है, आपके दो पार्ट में डिवाइड होता है, ल्यूटीन, याद रखना आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ल्यूटीन, और दूसरा आपका डिवीजन होता है आपका जीजैंथीन, जीजैंथीन, जीजैंथीन में होता है। इस तरह से आप देखोगे कैरोटीनॉइड भी डिवाइड होता है। जो कैरोटीनॉइड क्या होता है, ये लिपिड सॉल्युबल होता है। ये क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है। मैं आगे चर्चा करूंगा डिटेल से इसके बारे में। फाइकोबिलिन की बात करें तो फाइकोबिलिन क्या होता है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। अगर आप देखें फाइकोबिलिन क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता रहता है। आप देखोगे जब इसेंशियल पिगमेंट मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो हमारे पास पिगमेंट मॉलिक्यूल आते हैं बेसिकली, अगर आप देखो तो ये डिवाइड होते रहते हैं। अगर आप बात करेंगे कि एसेंशियल पिगमेंट मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप देखते हो कि जैसे दिया हुआ है आपका है कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, कितने एनएम की लाइट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो थोड़ी सी आपको जान लेनी चाहिए कि बैक्टीरिया जो होता है, जैसे मैंने कहा बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए, बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए जो होता है, ये बैक्टीरिया क्लोरोफिल ये क्या करता है, 300 कहते हैं कि 300, अब ये ध्यान से ध्यान रखना कि 364 से लेकर के 364 से लेके, और ये क्या करता है 770 एनएम की लाइट को एब्जॉर्ब करता रहता है। ये किस लाइट को एब्जॉर्ब करता रहता है, 370 से लेके 770 तक करता है। बैक्टीरिया क्लोरोफिल बी जो होता है, ये लाइट ज्यादातर एब्जॉर्ब जो करता है, जिस लाइट को करते हैं बैक्टीरिया क्लोरोफिल बी, ये एब्जॉर्ब करता है 373 से लेकर के 373 से लेके, कहा जाता है इसके बारे में है कि 795 एनएम की लाइट को एब्जॉर्ब करता रहता है। बैक्टीरिया क्लोरोफिल सी की बात करते हैं तो ये एब्जॉर्ब करता रहता है, बैक्टीरिया क्लोरोफिल सी जो आपका एब्जॉर्ब करता रहता है, ये कहते हैं 434 से लेकर के 666 एनएम तक की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता रहता है। ये इस तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करता रहता है आपको है। तो आप इस तरह से देखोगे कि 364 से लेके 770 एनएम तक की लाइट बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए, 373 से 795 तक की एनएम की लाइट को एब्जॉर्ब करता है बैक्टीरिया क्लोरोफिल बी, 434 से लेकर 666 एनएम तक की लाइट को एब्जॉर्ब करता रहता है कौन है, बैक्टीरिया क्लोरोफिल सी। तो ये लाइट एब्जॉर्प्शन पॉइंट है, थोड़ा सा आपको रिमेंबर करने की जरूरत है। बहुत एग्जाम में नहीं आता है, बट आपके एग्जाम के लिए नहीं आता है, बट आपको एक बार आउटलाइन जानना है। बात हमारी आती है क्लोरोफिल ए की, बात आती है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए कहाँ पाया जाता है, सभी जानते होंगे क्लोरोफिल ए कहाँ पाया जाता रहता है। अगर आप देखोगे क्लोरोफिल ए, तो लाइट एब्जॉर्प्शन की हम बात करें तो क्लोरोफिल ए जो बेसिकली क्या आता है, सभी ग्रीन प्लांट पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑल ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। ऑल ग्रीन प्लांट्स में जो पाया जाता है, ऑल ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है क्लोरोफिल ए। बैक्टीरिया क्लोरोफिल सभी रिएक्शन सेंटर्स पाए जाते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स में बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए पाया जाता रहता है। और क्लोरोफिल बी कहाँ पाया जाता रहता है, कौन बताएगा मेरे को, क्लोरोफिल बी कहाँ पाया जाता है, किस एल्गी में पाया जाता है क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी किस एल्गी में पाया जाता है, रिस्पांस करिए आप लोग मेरे को। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे चाहिए, आपके एग्जाम में आया है, टीजीटी पीएचडी और नेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक आता है पिगमेंट मॉलिक्यूल और दूसरे एल्गी का नाम साइड में दिया रहता है। तो एल्गी के साथ में पिगमेंट मॉलिक्यूल का नाम दिया रहता है और वो क्वेश्चन पूछता रहता है ग्रीन एल्गी। रोहित मौर्य ने बताया ग्रीन एल्गी पाया जाता है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। क्लोरोफाइसी जो होती है इसके अंदर पाया जाता है, बेसिकली ये कहाँ पाया जाता है, ग्रीन एल्गी। कहाँ पाया जाता है, ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, या इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के मेंबर में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है। और अब आपको बात करते हैं कि और क्लोरोफाइसी
में पाया जाता है। क्लोरोफिल सी कहाँ पाया जाता है, मेरे को बताओ आप लोग। क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी का रिस्पांस बताएं आप लोग। क्लोरोफिल सी कहाँ पाया जाता है, सभी लोग रिस्पांस करिए हमको। क्लोरोफिल सी किस एल्गा में पाया जाता है, मेरे को बताइए आप लोग। बताओ आप लोग। क्लोरोफिल सी पाया था फियोफाइसी में, कहाँ पाया जाता है, फियोफाइसी, फियोफाइसी में पाया जाता है, ठीक ना। और क्लोरोफिल डी कहाँ पाया जाता है, कौन बताएगा। क्लोरोफिल डी कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल डी ये पाया जाता है रोडोफाइसी में, रोडोफाइसी एल्गा में पाया जाता है, ठीक ना। ये भी एग्जाम में आपके आता रहता है। क्लोरोफिल ई कहाँ पाया जाता है, कौन बताएगा हमको। क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल ई एल्गा कहाँ पाया जाता है, रीचा राजपूत ने बताया जैंथोफाइसी, बिल्कुल सही आपने बताया है। और बहुत अच्छा है, आपके CSIR में क्वेश्चन आता रहता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक तरफ पूछता है, दूसरी तरफ एल्गा का नाम पूछता रहता है। तो आप लोग सही हैं एकदम बिल्कुल। और इसका आंसर होगा जैंथोफाइसी में, जैंथोफाइसी में पाया जाता है, ठीक ना, जैंथोफाइसी। तो आपने ये देखा, अब आपको ये पता चल गया क्लोरोफिल ए कहाँ पाता है, सभी ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, सभी एल्गी में पाया जाता है बेसिकली है। क्लोरोफिल बी कहाँ पाया जाता है, ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसिन में पाया जाता है। क्लोरोफिल सी कहाँ पाया जाता है, फियोफाइसिन पाया जाता है, फियोफाइसिन पाया जाता है। क्लोरोफिल डी कहाँ पाया जाता है, रोडोफाइसिन पाया जाता है। क्लोरोफिल ई कहाँ पाया जाता है, जेंथोफाइसिन पाया जाता रहता है। तो ये बात आपको रिमेंबर कर लेने की जरूरत है। अब थोड़ी सी रेंज एक बार याद कर लो आप लोग, कहाँ कहाँ पे कितने एनएम की लाइट को ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए है, जो यहाँ पे क्लोरोफिल ए ये था किस लाइट को एब्जॉर्ब करता था, अगर मैं यहाँ पे एरो करके बता रहा हूँ किस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो बेसिकली ये कहा जाता है क्लोरोफिल ए जो होता है ये 460 से लेकर के कहते हैं कि 660 एनएम की लाइट को ये एब्जॉर्ब करता रहता है, एनएम की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये क्लोरोफाइसी की बात करें, क्लोरोफिल बी की बात करें, तो क्लोरोफिल जिस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिस लाइट को एब्जॉर्ब करता रहता है, क्लोरोफिल बी की हम बात करते हैं तो ये कहते हैं 463 से लेके 643 एनएम तक की लाइट को ये एब्जॉर्ब करता रहता है। देखो क्या है ना, ये रेंज बदलता रहता है बट ओवरऑल इसी के आसपास लाइट को एब्जॉर्ब करता रहता है। क्लोरोफिल सी, अगर मैं बात करूं क्लोरोफिल सी की बात करूं, क्लोरोफिल सी की बात करूं तो ये किस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। क्लोरोफिल सी की बात करेंगे हम तो फियोफाइसी कहते हैं 645 एनएम तक की लाइट, एनएम की लाइट को मोस्टली एब्जॉर्ब ये करता रहता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे सामने आता है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, तो रोडोफाइसी किस एनएम की लाइट को एब्जॉर्ब करता रहता है, बेसिकली कहता है 740 एनएम की लाइट को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है कितने लाइट को एब्जॉर्ब करता है। बेसिकली आपके एग्जाम का जो क्वेश्चन CSIR का, TGT PGT का, वो ये है कि आप बताओ किस एल्गा में कौन सा पिगमेंट मॉलिक्यूल पाया जाता है, इसी को रिमेंबर करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक ना। तो आपको ये याद रखना है क्लोरोफिल ए सभी ग्रीन एल्गी के अंदर, सभी ग्रीन प्लांट के अंदर ये पिगमेंट मॉलिक्यूल पाया जाता है, यूनिवर्सल होता है, सभी ग्रीन प्लांट में पाया जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल बी किस में पाया जाएगा, केवल पाया जाएगा क्लोरोफाइसी में, बेसिकली रिच है। क्लोरोफिल सी कहाँ पाया जाएगा, फियोफाइसी में ज्यादातर पाया जाता है। क्लोरोफिल डी कहाँ पाया जाता है, रोडोफाइसी में पाया जाता है। क्लोरोफिल ई कहाँ पाया जाता है, जेंथोफाइसी में। तो ये आपको रिमेंबर कर लेना है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक ना। ये बात आप लोग थोड़ी सी याद कर लेना, ठीक ना। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया। थोड़ी सी हम बात बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं कि फर्दर किस रेंज से किस रेंज तक की लाइट को डिवीजन किया गया है। अगर पिगमेंट मॉलिक्यूल को देखा जाए तो जैसे मैंने आपको बता दिया ना कि पिगमेंट मॉलिक्यूल जो होता है, पिगमेंट मॉलिक्यूल जो आपका है ये दो तरह का मैंने आपको बता दिया। एक आपको बता दिया इसेंशियल
इसेंशियल पिगमेंट मॉलिक्यूल, दूसरा आपको बता दिया आपको मैंने एसेसरी। एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल बता दिया। इसेंशियल पिगमेंट मॉलिक्यूल में जब मैंने बात किया है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है बेसिकली आपको इसकी प्रॉपर्टी जान लेना थोड़ा सा जरूरी है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की बात करें तो ये क्या होता है, पॉलीसाइक्लिक होता है, पॉलीसाइक्लिक होता है, पॉलीसाइक्लिक होता है, प्लेनर टेट्रापायरोल रिंग लगता है, प्लेनर टेट्रापायरोल रिंग, ये इंपॉर्टेंट है, टेट्रापायरोल रिंग रखता है। और सेंट्रल एटम क्या रखता है, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम इसका क्या होता है, Mg प्लस। याद रखिएगा पोरफायरी रिंग होता है, फाइटोल टेल होती है, और ये बातें तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। फिलहाल प्लेनर टेट्रापायरोल रिंग होती है, सेंट्रल एटम मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। सेंट्रल एटम जो आपका होता है मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम होता है, ये कई बार टीजीटी पीजीटी में आया है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा सेंट्रल एटम पाया जाता है। तो आज के बाद याद रहेगा उस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, मैग्नीशियम। कितनी बार जीएस के एग्जाम में पूछ चुका है, टीजीटी पीजीटी में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला, सीएसआईआर में भी पूछ लेता है कभी कभी प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो आपको याद रखना सेंट्रल एटम कौन होगा, मैग्नीशियम होगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो लोग भी एग्जाम में बैठेंगे सीएसआईआर या टीजीटी पीजीटी का, सेंट्रल एटम मैग्नीशियम होता है। फिर हमको थोड़ी सी याद रख लेना है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की बात हम करें तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दो को रिमेंबर कर लीजिए। एक आपको ये याद कर लेना बेसिकली क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे में थोड़ा सा आप जान लो, प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंट हो गए क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे में। अगर हम क्लोरोफिल ए के बाद देखें तो इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। अगर आप देखो सबसे पहले क्लोरोफिल ए का जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C55 H72 O5 N4 Mg। याद कर लीजिए, ये लोग जो लोग भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देते हैं ये कई बार आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लोरोफिल में ए का जो फॉर्मूला होता है C55 H70 O5 N4 और Mg, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। जो लोग टीजीटी पीजीटी नीट और सीएसआईआर तैयारी कर रहे हैं वो इसको जाने जरूर। ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा है, पीजीटी के एग्जाम में पूछा है कि क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल का क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, तो याद कर लेना इसको, ठीक ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल की मैं इधर बता दे रहा हूँ, क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल का क्या होता है, क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल का होता है C55 H70 हो जाता है, H70 हो जाता है, फिर उसके बाद O6 हो जाता है, O6 हो जाता है, N4 हो गया, Mg हो गया। ये बात आपको याद रख लेना है। तो आपको अंतर कहाँ दिखा, H72 क्लोरोफिल ए में होता है और H70 क्या होता है, क्लोरोफिल बी में होता है। O5 यहाँ पे होता है क्लोरोफिल ए में और यहाँ पे O6 होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी और नीट के एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में ये भी पूछता रहता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी बात ये पॉइंट रखना, क्लोरोफिल ए जो होता है ब्लूइश ग्रीन होता है, ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है, ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है। और एब्जॉर्ब क्या करता है,
एब्जॉर्ब करता है मोर रेड लाइट, ये एब्जॉर्ब करता है मोर रेड लाइट देन ब्लू लाइट। ब्लू लाइट से एब्जॉर्ब मोर रेड लाइट देन ब्लू लाइट से इंटर करता है। ये वाला क्या करता है, ये किस कलर का होता है, अगर ये बात करते हैं ओलाइव ग्रीन कलर का होता है, ओलाइव ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, ग्रीन ओलाइव ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। और ये किस लाइट को एब्जॉर्ब ज्यादा करता रहता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये जो एब्जॉर्ब करता है कहते हैं मोर वायलेट ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब करता है मोर वायलेट ब्लू वेवलेंथ, मोर वायलेट ब्लू वेवलेंथ को एब्जॉर्ब ज्यादा करता रहता है। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ी सी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, किसी ने बोला कि नीचे दिख नहीं रहा है ना, अच्छा अच्छा, ज्यादा नीचे लिख दिया क्या मैंने स्लाइड के नीचे, अच्छा कोई बात नहीं है, स्लाइड को मैं ऊपर करता हूँ, डोंट वरी। चलो चलो देखिएगा, जहां तक मैंने आपको बताया क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल ए और बी का डिफरेंस बताया, तो थोड़ी सी याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल की, एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल की, एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल की बात करते हैं। दूसरा हमने बताया था एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल, सेकेंड वाला पार्ट बताया था, सेकेंड एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल की बात किए थे, एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल की बात किए थे। जब एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, चलो अब देखिएगा एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये फर्दर डिवाइड होता है, मैंने आपको बता दिया था, एक डिवाइड होता है कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड में डिवाइड होता है, मैंने आपको बताया था कैरोटीनॉइड। और दूसरा किस में डिवाइड होता है, दूसरा आपका डिवाइड होता है फाइकोबिलिन, फाइकोबिलिन। याद क्या रखना है, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन में होता है। कैरोटीनॉइड क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है। और फाइकोबिलिन क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। फिर आपको ये याद रखना है, अगर आप ध्यान से देखें, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट आपका होता है, ये लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट होता है, और ये येलोविश कलर का होता है, येलोविश कलर, येलोविश कलर का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी बात करें, कैरोटीनॉइड की बात करें, तो कैरोटीनॉइड फर्दर जो हमारा होता है, कहते हैं डिवाइड दो पार्ट में होता है, एक होता है कैरोटीन, दूसरा मैंने आपको बताया था, आपको ये डिवाइड होता है कैरोटीनॉल, कैरोटीनॉइड होता है डिवीजन, ठीक है, कैरोटीन और कैरोटीनॉल में डिवाइड होता रहता है, कैरोटीन और कैरोटीनॉल में डिवाइड होता रहता है, ये कैरोटीनॉल है, कैरोटीनॉल। अब हमको बताना है कैरोटीन, अगर मैं पूछूं कि इसका फंक्शंस क्या है, मतलब बोला अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड, तो कैरोटीनॉइड बेसिकली येलोविश होते हैं, कलर के होते हैं, लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं, और इनका काम क्या होता है, फोटो प्रोटेक्शंस। ये पिगमेंट मॉलिक्यूल जब हाईलाइट इंटेंसिटी पड़ती है तो पिगमेंट मॉलिक्यूल को डिस्ट्रक्शन से बचाते हैं, फोटो प्रोटेक्शन करते रहते हैं। याद रखिएगा कैरोटीनॉइड का फंक्शन क्या होता है, हाई लाइट इंटेंसिटी के टाइम में पिगमेंट मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करना ही इसका मेन काम होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, याद रखिएगा, ये किस
अब बात आती है, अगर मैं आपको बोलूँ कैरोटीनॉइड में डिवाइड होता है, और ये फर्दर डिवाइड जो होता है, ये डिवाइड हो जाता है वाटर सॉल्युबल वाला जो होता है, ये डिवाइड कहाँ पे होता है, ये भी थोड़ा सा आप जान लें। ये एसेसरी ये डिवाइड होता है आपको इसका डिवीजन जो होता है कैरोटीनॉइड का, ये फर्दर डिवाइड होता है दो तरह के ग्रुप में। आपने पढ़ा होगा फाइकोइरिथ्रिन और एक पढ़ा होगा फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन के बारे में पढ़ा होगा। तो फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन, आपको पता है कि फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन क्या होता है, दो पिगमेंट मॉलिक्यूल में डिवीजन इसका हो गया। फाइकोबिलिन दो तरह का होता है, दो तरह का होता है। और जो कैरोटीन होता है, मैंने आपको बताया था कि फाइकोइरिथ्रिन जो होता है फर्दर, ये अगर आप देखेंगे ना तो ये कहाँ पाया जाता है, किन एल्गा में पाया जाता है, तो आप अगर पढ़े होंगे थोड़ी सी ध्यान से, आर फाइकोसाइनिन का नाम सुना होगा, आर फाइको एरिथ्रिन और आपने पढ़ा होगा सी फाइको एरिथ्रिन, आर फाइकोइरिथ्रिन और सी फाइकोइरिथ्रिन का नाम पढ़ा होगा। आपको पता है आर फाइकोइरिथ्रिन और सी फाइकोइरिथ्रिन, आर फॉर रोडोफाइसी, सी फॉर क्या होता है, साइनोफाइसी। तो ये फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट मॉलिक्यूल कहाँ पाया जाएगा, तो आपको याद क्या रहेगा, रेड एल्गी और साइनोफाइसी एल्गी में पाया जाता है, फाइकोइरिथ्रिन एल्गा पाया जाता है। फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट मॉलिक्यूल कहाँ पाया जाएगा, आर फाइकोइरिथ्रिन अगर लिखा रहेगा तो ये कहाँ पाया जाएगा, रोडोफाइसी में। ये कहाँ, आर फॉर क्या होता है, आर फॉर क्या आपका है, रोडोफाइसी, और सी फॉर क्या आपका आपका है यहाँ पे, सी फॉर क्या होता है, साइनोफाइसी। साइनोफाइसी और रोडोफाइसी एल्गा में पाया जाता था। तो याद रखिएगा, सी फाइकोइरिथ्रिन पूछे चाहे आर फाइकोइरिथ्रिन पूछे, तो कहाँ कहाँ पाया जाता है पिगमेंट मॉलिक्यूल, रोडोफाइसी और साइनोफाइसी पाया जाता है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस पिगमेंट मॉलिक्यूल किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता रहता है, तो थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। रेड एंड ब्लू ग्रीन एल्गा जो होते हैं, ये 490 nm से लाइट से लेकर के 576 nm तक की लाइट को क्या करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है। 490 से लेके 576 nm तक की लाइट के बीच की लाइट को एब्जॉर्ब करता रहता है, फाइको एरिथ्रिन होता है। ऐसे ही आपने अगर पढ़ा हो तो देखेंगे, ये जो आपका दूसरा वाला पोर्शन है फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन भी क्या होता है, आर फाइकोसाइनिन होता है, आर फाइकोसाइनिन होता है, और एक होता है सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोसाइनिन, आर फाइकोसाइनिन और सी फाइकोसाइनिन, यानी रोडोफाइसियन फाइकोसाइनिन पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है, और फाइकोसाइनिन पिगमेंट मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। और इस ये जो वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करता रहता है, जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता रहता है, जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता रहता है, वो बेसिकली कहा जाता है कि 618 से लेकर के 680 nm तक की लाइट को मोस्टली एब्जॉर्ब करता है। 648 से लेके ये वेवलेंथ का रेंज बताया गया हुआ है, इस वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता रहता है। तो ये भी अब आपको समझ में आ गई होगी कि फाइकोबिलिन क्या है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट मॉलिक्यूल है। ये कहाँ पाया जाता है, मोस्टली रोडोफाइसी एल्गा में पाया जाता है और साइनोफाइसी एल्गा में पाया जाता है। ये दो तरह का डिवाइड किया गया है, फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। अब आर फाइकोइरिथ्रिन कहाँ पाया जाएगा, रोडोफाइसी में। सी फाइकोइरिथ्रिन कहाँ पाया जाएगा, साइनोफाइसी में पाया जाएगा। तो ये भी बात आपको याद रख लेना है, ये भी बात आपको याद रख लेना है। तो मैंने आपको बताया था, फिर कैरोटीन भी फर्दर डिवाइड होता है। अगर हम कैरोटीन की बात करते थे तो कैरोटीन फर्दर दो भाग में डिवाइड था, आपको मैंने बताया था कैरोटीन दो भाग में डिवाइड था। पहला वाला पॉइंट क्या था, देखो कैरोटीनॉइड में एक कैरोटीन था, दूसरा कैरोटीनॉइड था, ठीक है। कैरोटीन क्या था, तीन भाग में डिवाइड था, एक था अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा टाइप का पाया था।
कैरेटिनॉल को मैंने आपको बताया था, ये फर्दर क्या होता है, कैरेटिनॉल भी क्या होता है, 2 बार में डिवाइड होता है, मैंने आपको बताया था। एक होता है आपका, एक होता है ल्यूटीन, और दूसरा आपको मैंने आपको बताया था ल्यूटीन, दूसरा आपका होता है जीजैंथीन। मैंने बताया था कैरोटिनॉल जो होता है, कैरोटिनॉल जो होता है बेसिकली इसका दूसरा नाम क्या बताया था, जैंथोफिल, जैंथोफिल बताया था, ज्यादा ना, जैंथोफिल भी पाया जाता रहता है। अभी आपको ये जान लेना है कि जो अल्फा सब यूनिट जो पाई जाती है, कहते हैं अल्फा टाइप का बेसिकली जो पाया जाता है जो पाया जाता है वो बेसिकली कहा जाता है जो कैरोटिनॉइड होता है, जो कैरोटिनॉइड होता है, थोड़ी सी इस बात को समझना जरूरी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे कि जो कैरोटीन होता है, जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन, ये मेन फंक्शन इसका क्या होता है, फोटो प्रोटेक्शन। मैंने आपको बताया था ना, कैरोटिनॉइड का क्या नाम है, फोटो प्रोटेक्शन। अगर हाई लाइट इंटेंसिटी पड़ेगी तो कैरोटिनॉइड क्या करता है, फोटो डैमेज से प्रोटेक्ट करता रहता है, फोटो डैमेज से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता रहता है। अगर आप देखोगे, अगर हम बात करें कि कैरोटीन, कैरोटीन बेसिकली क्या होता है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में ज्यादातर पाई जाती है, याद रखिएगा, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में ज्यादा वर्क करती रहती है कैरोटीन, और पिगमेंट सिस्टम, और कैरोटिनॉल कहाँ पाई जाती है, ज्यादातर फंक्शन करती रहेगी पिगमेंट सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम 2, याद रख लेना, पिगमेंट सिस्टम 2, PS2, PS1, PS1 में क्या होता है, मेन रिएक्शन सेंटर होता है 680, और पिगमेंट सिस्टम 2 में, पिगमेंट सिस्टम सॉरी, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में क्या होता है, P700 होता है, P700 होता है, पिगमेंट सिस्टम 2 में क्या होता है, P680 मेन क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है, जिसे कहते हैं रिएक्शन सेंटर होता है। तो आप देखोगे पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में ज्यादातर काम करता है कैरोटीन, और कैरोटिनॉल करता है पिगमेंट सिस्टम 2 में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कैरोटिनॉइड करता क्या है, तो फोटो प्रोटेक्शन करता है, येलोविश कलर का पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है, जब हाई लाइट इंटेंसिटी पड़ती है तो पिगमेंट मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करता रहता है ताकि फोटो डैमेज ना हो। अगर फोटो डैमेज हो गया तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, इनहिबिट कर जाएगी, इनहिबिट कर जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। तो आपको देखोगे अगर आपसे पूछे कि पिगमेंट सिस्टम में कौन ज्यादा काम करता है फोटो प्रोटेक्शन में, कैरोटीन, और पिगमेंट सिस्टम 2 में कौन फोटो प्रोटेक्शन में काम करता है, तो कैरोटिनॉल काम करता रहता है, ठीक है। अल्फा टाइप का जो कैरोटीन होता है बेसिकली कहा जाता है, ये बेसिकली ये कहा जाता है ऑल ग्रीन प्लांट्स में सभी पाया जाता है, ऑल ग्रीन ग्रीन प्लांट में पाया जाता है, सभी ग्रीन प्लांट में पाया जाता है। जो बीटा टाइप का होता है ये क्या पाया जाता है, बेसिकली कहा जाता है फ्यू एल्गा में पाया जाता है, कुछ एल्गा में रिपोर्ट किया गया, फ्यू एल्गी में रिपोर्ट किया गया, ठीक है, कुछ एल्गी के अंदर रिपोर्ट किया गया है। और जो आपका होता है जो गामा टाइप होता है कैरोटिनॉल, ये बेसिकली कहते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तो आप देखोगे ऑल ग्रीन प्लांट्स में अल्फा टाइप की कैरोटीन पाई जाती है, कुछ एल्गी के अंदर बीटा कैरोटीन पाई जाती है, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में गामा टाइप की कैरोटीन पाई जाती है। अगर आपसे पूछे पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में फोटो डैमेज को कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन सी कैरोटिनॉइड प्रोटेक्ट करती है, तो आपका आंसर होगा कैरोटीन टाइप की प्रोटेक्ट करती रहती है। ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है। इधर ये आपको देखना है कैरोटिनॉल, कैरोटिनॉल जो होती है फोटो डैमेज में प्रोटेक्ट करती है, कहाँ पे, पिगमेंट सिस्टम 2 के अंदर करती है। और ये दोनों के दोनों ल्यूटीन और जीजैंथीन ये पाए जाते हैं। बेसिकली ये किसको कंट्रोल करते रहते हैं, कहाँ पे ये कट करते रहते हैं, ये करते हैं पिगमेंट सिस्टम 2, पिगमेंट सिस्टम 2, पिगमेंट सिस्टम 2 में क्या करते हैं, फोटो प्रोटेक्शन करते रहते हैं, फोटो प्रोटेक्शन, फोटो प्रोटेक्शन करते रहते हैं, फोटो प्रोटेक्शन करते हैं फ्रॉम डैमेज से, क्या करते हैं, ये बचाते रहते हैं।
तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये हो गया आपके एग्जाम के लिए कि जो कैरोटीन होता है, कैरोटिनॉइड होता है, ये फोटो प्रोटेक्शन करता रहता है डैमेज से, ठीक है। येलोविश कलर का पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है, फोटो प्रोटेक्शन करता रहता है, और जब भी हाई लाइट इंटेंसिटी पड़ती है तो क्या करता है, पिगमेंट मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करता रहता है, ठीक ना। और ये क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है, येलोविश कलर का होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है और येलोविश कलर का होता है। फर्दर कैरोटीनॉइड को डिवाइड किया गया है कैरोटीन और कैरोटिनॉल में डिवाइड किया गया है। कैरोटीन कहाँ एक्टिव ज्यादा होती है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में, और कैरोटिनॉल कहाँ होती है, पिगमेंट सिस्टम 2 में होता है। अगर आपसे CSIR में क्वेश्चन आया हुआ है कि फोटो सिस्टम 2 में फोटो प्रोटेक्शन, अगर हाई लाइट इंटेंसिटी पड़ रही है, फोटो डैमेज हो रहा है, तो कौन सा पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रोटेक्शन में हेल्प करता रहता है, तो आपको क्या याद रखना है, कैरोटिनॉल करता रहता है, कैरोटिनॉल करता रहता है। कैरोटिनॉल फर्दर डिवाइड होता है ल्यूटिन और जीजैंथिन में डिवाइड होता रहता है, ठीक है, डिवाइड होता रहता है। क्योंकि आज की क्लास अब आई होपफुली लगता है टाइम इसका आउट होने वाला है, इतना ही का था, तो आपको मेनली याद हो गया होगा पूरा डिवीजन। सबको समझ में आया कि नहीं बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं? मैं फिर से स्क्रीन पे आता हूँ एक बार, रिपोर्ट करिए आप लोग, जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी कोई प्रॉब्लम? देखो होपफुली आप लोग क्लास समझ में आ रही होगी, होपफुली आप लोग क्लास समझ में आ रही, सबको क्लियर, सब कुछ समझ में आ रहा है। देखो बहुत सारी, अभी आपको पीपीटी नहीं दिखा रहा हूँ, डायग्राम आगे दिखाऊंगा, फिलहाल अभी लिख करके आपको बता रहा हूँ, एक एक चीजें स्लाइड पे लिख लिख करके बता रहा हूँ। होपफुली बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो आप लोग को, समझ में आ रहा है सबको क्लास? आज आप लोग जाकर रिवीजन अच्छी तरीके से कर लीजिएगा कि क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल को कैसे डिवाइड किया गया है। फर्दर हम अगला लेंगे लाइट का रोल क्या फोटोसिंथेसिस में है, ठीक ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है, जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ होपफुली आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास